नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ। आइए सर्वप्रथम आज उन्हीं का ध्यान करते हुए कक्षा का प्रारंभ करते हैं। सीताराम पदाम्बुजे मधुपवत् यन्मानसं लीयते सीता गुणावली निषिदिवा यज्जिह्वया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यच्चक्षुषोर्भूषणम् सीतारामसुनामधाम निरतम् तं मारुतिं संभजे सीतारामसुनामधाम निरतं तं मारुतिं संभजे तं मारुतिं संभजे। पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है आज की कार्यशाला में जो आयोजित है विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय एवं जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह 30 दिवसीय कार्यशाला आयोजित है जिसमें आप सभी निरंतर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। जिस पाठ्यक्रम का नाम है संस्कृत भाषा प्रवीणता, जिस और ये बहुत ही अच्छी कार्यशाला आप लोगों को संभवतः लग रही होगी क्योंकि इसमें आपको कोई अलग से लोड नहीं है कि नहीं ये पढ़ना ही है। आपको थोड़ा-थोड़ा सभी चीज़ का सामान्य परिचय प्रदान किया जा रहा है। अतः अब मैं आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, उनके स्वागत परिचयार्थ हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक एवं छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय के संयोजक एवं विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म विद्यालय महाविद्यालय में संस्कृत विभाग में संस्कृत के प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया वह आभासी पटल पर आकर हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनका स्वागत परिचय प्रदान कर आज की कक्षा का शुभारंभ करें। सर, स्वागत है आपका। हरिओम। आज की कक्षा तिलक डिग्री कॉलेज औरैया के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर अंशुल दुबे जी लेंगे। कतिपय कारणों से प्रोफेसर शोभा मिश्रा जी अन्यत्र व्यस्त हैं, उनके स्थान पर डॉक्टर अंशुल द्विवेदी जी से मैंने आग्रह किया और उन्होंने हमारे आग्रह को तत्काल स्वीकार किया। इनके विषय में अभी जब इनकी कक्षाएं थी मैं परिचय दे चुका था। ये औरैया तिलक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर पद पर विराजमान हैं और इनके अंडर में 4 शोधार्थी शोध कार्य कर रहे हैं तथा इनका विज्ञान, दर्शन शास्त्र, अन्य कई विषयों पर पर्याप्त अधिकार है। इनसे साग्रह निवेदन है कि अपनी कक्षा प्रारंभ करें। जी सर, सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे इस योग्य समझने के लिए और मुझे आपने जिम्मेदारी दी है। निश्चित रूप से आपका स्नेह है जो आपने हमें इस योग्य समझा। मैं सभी अपने जुड़े हुए साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग काव्यशास्त्र के ग्रंथों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। मेरी आवाज अगर आ रही है तो एक बार आनंद जी क्लियर कर दें। मेरी आवाज अगर स्पष्ट आ रही है? सर आ रही है सर, सर जय हो, बहुत बढ़िया। तो मैं अपनी चर्चा प्रारंभ करता हूं।
संख्या उत्तरोत्तर कुछ कम हो रही है, तब तक आप लोग उनको मैसेज कॉल कर सकते हैं जो लोग रेगुलरली क्लास में आते हों, ताकि वो समय से ज्वाइन करें। तो आज का हमारा जो विषय है वो काव्यशास्त्रीय जो ग्रंथ हैं उनका परिचयात्मक स्वरूप आप तक पहुंचाना है। मैं ये मान के चलता हूं कि संस्कृत प्रवीणता पाठ्यक्रम जो कि विक्रमादित्य सनातन धर्म महाविद्यालय एवं श्री रामभद्राचार्य जगतगुरु दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के संयोजकत्व में चल रहा है, इसमें इस कक्षा में, इस कार्यशाला में जो लोग जुड़े हुए हैं वो केवल संस्कृत विषय के विद्यार्थी या शोधार्थी नहीं हैं, बल्कि अन्य विषयों के भी हैं जो संस्कृत में रुचि रखते हैं, संस्कृत के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो जिस उद्देश्य से उन्होंने इस कार्यशाला को ज्वाइन किया हुआ है, जो 1 महीने पर्यंत हम लोगों को कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, तो मैं बात अपनी बड़ी प्रारंभिक स्तर से करता हूँ। सर्वप्रथम काव्यशास्त्रीय ग्रंथ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर काव्य तो वस्तुतः हम ये भी जाने कि काव्य क्या है, काव्यशास्त्र क्या है, और फिर उन ग्रंथों की ओर हम आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काव्य से आशय है जो कविता के रूप में कहा जाता है, या कवि का जो कर्म है वह काव्य है, कवि का कर्म काव्य। यदि इन परिभाषाओं से परे हम जाते हैं तो हम ये जान पाएंगे कि प्रारंभिक स्तर पे विद्यार्थी जो अपनी समझ विकसित करते हैं उनके मन में रहता है कि जो पद्य में लिखी गई रचना है वही काव्य है। तो मैं यह आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि काव्य का मतलब वो गद्य में हो सकता है, वो पद्य में हो सकता है, वो मिश्रित रूप में हो सकता है। तो दिमाग से काव्य का जो फलक है उसको थोड़ा आपको विस्तृत करना है, ताकि आप यह समझ सकें कि काव्य का मतलब श्लोकबद्ध रचना या पद्यबद्ध रचना मात्र नहीं है। काव्य गद्य भी होता है, पद्य भी काव्य हो सकता है, और जो गद्य पद्य मिला हुआ स्वरूप है, जैसे हम लोग चंपू कहते हैं, गद्य पद्यमयी काचे चंपूरित्य विधीयते, चंपू भी काव्य की श्रेणी में आता है। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि काव्य का मतलब है कभी जो कुछ लिख रहा है वो सब काव्य है, गद्य लिखे पद्य लिखे मिला करके लिखे। पुनः एक प्रश्न और आता है कि क्या हमने जो है कवि के द्वारा रचित जो काव्य है उसकी चर्चा कर ली, तो साथ में हमें यह भी जानना आवश्यक है कि वो जो कविता है वो 3 प्रकार की बताई गई है। तो एक प्रश्न विद्यार्थी जो हमसे करते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उनका एक प्रश्न होता है, सर आपने बताया है कि काव्य ये तो गद्य है या पद्य है, ये दोनों का मिला हुआ रूप है। तो वो पूछते हैं कि नाटक में गद्य भी है पद्य भी है, तो इसे हम क्या कहें। प्रश्न उनका स्वाभाविक है कि क्या उसे हम गद्य काव्य बोले या पद्य काव्य बोले या चंपू काव्य बोले। तो वस्तुतः काव्य के 2 भेद हैं, एक है दृश्य काव्य, एक है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत हम नाटक या रूपक और उपरूपक की चर्चा करते हैं, 10 रूपक 18 उपरूपक, और जो श्रव्य काव्य हैं उनके अंतर्गत हम गद्य पद्य और चंपू का भेद करते हैं। ये एक सिंपल विवरण था जो मुझे लगा कि आवश्यक है आपके लिए, तो मैंने आपके समक्ष रखा। अब प्रश्न आता है कि जब काव्य का ये स्वरूप है, काव्य के अंतर्गत ये विभिन्न भागों हम देखते हैं, तो काव्य शास्त्र क्या है। आज की चर्चा जो है वो काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के ऊपर है। तो प्रश्न है कि काव्य शास्त्र किसे कहें। तो वह शास्त्र विधान जो काव्य पर अनुशासन करे, काव्य लिखने पढ़ने वालों के लिए अनुशासन के नियम दे, तो मानक कसौटी तैयार करना कि कविता को किस श्रेणी में होना चाहिए। अगर वो महाकाव्य है तो किन लक्षणों से युक्त होना चाहिए, खंड काव्य है तो कौन से लक्षण होने चाहिए, रूपक उपरूपक में क्या है तो कौन कौन से उसमें आयाम निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से वो तत्व होने चाहिए। ये जो शिल्प विधान है कि जिसके अंतर्गत होता है उसी को काव्य शास्त्र कहते हैं। माने कविता जिससे शासित होती है। एक व्यक्ति ने कविता लिखी
वो कविता को लिखने वाला जो लेखक है वो सम्मान का पात्र होगा कि उपहास का पात्र होगा, ये उन कसौटियों पर निर्भर है कि आपकी कविता उन पैमानों की, उन मानकों पे खरी है या नहीं। तो आप कह सकते हैं जिसमें जिसमें काव्य के लक्षण की चर्चा हो, जिसमें काव्य के भेद की चर्चा हो, जिसमें काव्य के रस, छंद, अलंकार की चर्चा हो, छंद को अलग से भी विधान के रूप में रखा जाता है, जिसके अंतर्गत काव्य गुणों की चर्चा हो, काव्य दोष की चर्चा हो, नायक किसे कहते हैं, नायक के कितने भेद हैं, नायिका किसे कहते हैं, नायिका के कितने भेद हैं, महाकाव्य क्या है, महाकाव्य का लक्षण क्या है, समस्त रूपकों के लक्षण क्या है, अंक है, नीति अंक है, प्रहसन है, डिम है, व्यायोग है, सबके अलग अलग लक्षण क्या है, उपरूपकों के क्या भेद है, क्या लक्षण है। ये विषय वस्तु जिसका अध्ययन क्षेत्र है या जिसका वर्ण विषय है उसे हम काव्य शास्त्र कहते हैं। विषय की दृष्टि से काव्य पढ़ना जितना सहज माना जाता है, काव्य शास्त्र तुलनात्मक रूप में क्लिष्ट माना जाता है। कारण काव्य है उदाहरण और काव्य शास्त्र है सिद्धांत। जब भी आप सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से भी कुछ लोग हैं, वो देखेंगे कि जब आप किसी प्रमेय की, किसी सिद्धांत की, किसी थ्योरी की बात करेंगे तो उसको कहते हैं बेसिक फंडामेंटल साइंस। तो अपने यहाँ बच्चे बीटेक करने खूब जाते हैं, माने विज्ञान के अनुप्रयोग को सीखना चाहते हैं, लेकिन मूलभूत विज्ञान के सिद्धांत का आविष्कार करना, अनुसंधान करना, उन पे रिसर्च करना ये कम है। जिस प्रकार से फंडामेंटल रिसर्च साइंस पे उतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई, बड़ी बड़ी संस्थाओं में बहुत कम स्कॉलर हैं, लेकिन विज्ञान से उपजी जो तकनीकी है, अभियांत्रिकी जो है, इंजीनियरिंग जो है, उस पर बहुत काम हुआ, उस पर बहुत पढ़ाई हुई, बहुत रिसर्च हुआ, प्लेसमेंट बहुत हो रहे हैं। फंडामेंटल साइंस पे कम काम हो रहा है। सेम उदाहरण आप संस्कृत में अप्लाई कर लीजिए। काव्य शास्त्र को लेकर के लिखा गया, लेकिन काव्य की अपेक्षा काव्य शास्त्र पे कम लिखा जाता है। सिद्धांत है, मानक है, आप मानक से इतर नया दे नहीं सकते हैं, देंगे तो आलोचना होगी, आपकी कसौटियां सीमित होंगी। यद्यपि जब हम संस्कृत काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो आचार्य भरत मुनि से हम प्रारंभ करते हैं और जगन्नाथ पर्यंत हम लेकर के चलते हैं। आचार्य जगन्नाथ के बाद भी काव्य शास्त्र पे लिखा पढ़ा गया, विभिन्न अभिनव काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने अपने सिद्धांत भी दिए, लेकिन उनकी संख्या कम है, मैं ये बताना चाहता हूँ। अभिराज राजेंद्र मिश्र ने दिया, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने काव्य शास्त्र पे अपने सिद्धांत दिए, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने काव्य शास्त्र पे अपने सिद्धांत दिए, लेकिन उन काव्याचार्यों की, काव्य शास्त्रीय आचार्यों की संख्या बड़ी सीमित है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। तो आप काव्य क्या है, काव्य शास्त्र क्या है, इसके विषय में आपके पास एक खाका बन गया होगा। अब इसको लेके मैं आपके सामने अपनी चर्चा आगे बढ़ा रहा हूँ। कोशिश करते हैं कि हम जो है पीपीटी के माध्यम से अपनी बात रखें तो आप सरलता से समझ पाए। परीक्षा की दृष्टि से ये जो विषय है काव्य शास्त्र वाला, ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्लिष्ट प्रश्न जो है वो काव्य शास्त्र से आपको देखने को मिलते हैं। मैं सरल शब्दों में यही बात कह सकता हूँ कि विद्यार्थियों को थोड़ा सा ये पक्ष कठिन लगता है। मेरी स्क्रीन यदि आपको दिख रही हो तो आप लोग चैट बॉक्स में बता दें कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ। दिख रही है सर, स्पष्ट दिख रही, ठीक। तो जो संस्कृत भाषा प्रवीणता पाठ्यक्रम है उसमें काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का हम सामान्य परिचय पढ़ने वाले हैं। यदि मैं अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपसे चर्चा करूं तो इसमें बताया गया है कि संस्कृत के प्रमुख काव्य शास्त्री जो हैं, संस्कृत काव्य शास्त्र की जो परंपरा भरत मुनि से शुरू होती है, जैसा मैंने आपको बताया था, वह आचार्य पंडित राज जगन्नाथ तक चलती है। लगभग 1.5-2 सहस्त्र वर्षों का यह शास्त्रीय साहित्य अपनी व्यापक विषय सामग्री, अपूर्व एवं तर्कसम्मत विवेचन पद्धति और अधिकांशतः प्रौढ़ एवं गंभीर शैली के कारण तथा विशेषता नूतन मान्यताओं के प्रस्तुत करने के बल पर भारतीय वाङ्मय में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा, काव्यशास्त्र ही वह पक्ष है जहां पर परास्नातक
का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी विषय को लेकर एक रूपता देख पाते हैं। संस्कृत के परास्नातक की कक्षाओं में काव्य शास्त्र पढ़ना है, हिंदी में भी यदि आप परास्नातक करते हैं तो वहां भी आपको काव्य शास्त्र पढ़ना है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जब आप हिंदी विषय से पढ़ाई करेंगे तब भी आपको ये जो काव्य शास्त्री आचार्य हुए हैं इनके सिद्धांतों को पढ़ना पड़ता है। तो जब कोई संस्कृत का विद्यार्थी हिंदी से एमए करने जाता है तो अच्छे अंक जिस प्रश्न पत्र में वो ला सकता है वो यही सब पेपर होते हैं, क्योंकि यहाँ उसकी पकड़ होती है, यहाँ की गहराई को समझ होती है। मैं अपने विषय में एक बात और आपके सामने जोड़ना चाहूंगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में संस्कृत को या काव्य शास्त्र को, संस्कृत विषय ज्यादा सही है बोलना, संस्कृत विषय को पढ़ने वाला व्यक्ति विभिन्न विभागों में अध्याचन या विज्ञापन में फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल होता है। उनकी संख्या 4 है। एक व्यक्ति ने अगर संस्कृत से पढ़ाई की है तो बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में 4 विभागों में वो प्रोफेसर पद के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकता है। इस चीज को आप समझेंगे तो काव्य शास्त्री आचार्यों का जो फलक है वो कितना विस्तृत है आप समझ पाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ। पहले विभाग का आपसे मैं जिक्र कर रहा हूँ। कला में 2 प्रकार की कला होती है, एक का नाम है दृश्य कला, एक का नाम है श्रव्य कला। तो श्रव्य कला में आप जो गाते हैं या म्यूजिक बजाते हैं ये आ जाता है। दृश्य कला में स्कल्पचर है, मूर्ति है, पेंटिंग है, ये सब। लेकिन जो मंच कला है, जो थिएटर आर्ट है, वो दोनों की कॉम्बिनेशन की भी बात करता है। तो जो म्यूजिक फैकल्टी है और जो दृश्य कला संकाय माने विजुअल आर्ट्स, उनके साथ जब परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात की जाती है, जहां बच्चे विभिन्न प्रकार के क्लासिकल जो नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य सीखते हैं या थिएटर का काम सीखते हैं, वहां जो प्राध्यापक है उसमें एक प्राध्यापक संस्कृत का होता है। और संस्कृत में भी जिसकी विषय विशेषज्ञता काव्य शास्त्र पर होती है उसकी नियुक्ति की जाती है। बच्चा जैसे ही ग्रेजुएशन पार्ट 1 में एडमिशन लेता है तो उसके सिलेबस में आता है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र कौन पढ़ाएगा? जिसने उसका संस्कृत, चूंकि ग्रंथ संस्कृत माध्यम में लिखा गया, व्याख्यान विभिन्न भाषाओं में हो सकती हैं, जिसने उसका अध्ययन किया हो, उसमें अभिनय की मुद्राएं बताई जाएंगी, किस नृत्य में कैसे आप परफॉर्म करते हैं, उसमें प्रत्येक चीज का सांगोपांग वर्णन है। एक अगर नाटक का मंचन हो रहा है तो कौन से पात्र की स्थापना, कौन से सामग्री की स्थापना मंच के किस कोने पे होगी, किस ओर होगी, ये उसमें बताया गया है। तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र चूंकि वहां कंपलसरी है, अतः उन विभागों में संस्कृत की एक पोस्ट होती है, जो संस्कृत का काव्य शास्त्री आचार्य होता है वो वहां पढ़ाता है, उसकी नियुक्ति होती है। एक, अब मैं आपके सामने दूसरा उदाहरण रखता हूं। मैं अभी चूंकि एक विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं, वहां से मैं पढ़ा हूं, तो मैं उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ा रहा हूं। वहां पर दूसरा एक फैकल्टी है जिसको कहते हैं आयुर्वेद संकाय। आयुर्वेद संकाय में भी प्रोफेसर्स की वैकेंसी निकलती है। आयुर्वेद के अंदर जितनी भी चिकित्सा से जुड़ी हुई मेथड्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो सब है उसके अंदर, चाहे वो सर्जरी की हो या जो भी है, जांच है, सब कुछ है। उसमें एक प्राध्यापक की नियुक्ति होती है, वो संस्कृत विषय का होता है। आप पूछोगे क्यों? आयुर्वेद फैकल्टी का एंट्रेंस ऑल इंडिया लेवल पे होता है। ऐसा नहीं है कि विश्वविद्यालय अपनी तरफ से कराता है, वो मेडिकल की पढ़ाई है। आयुर्वेद में करो, आप होम्योपैथी में करो, एलोपैथी में करो। वहां संस्कृत क्यों कंपलसरी है? क्योंकि आयुर्वेद के जो मूल ग्रंथ हैं, जो संस्कृत भाषा में निबद्ध हैं, उनको डिकोड कौन करेगा? उनको कौन पढ़ के पढ़ाएगा कि क्या लिखा हुआ? तो इसलिए वहां पर संस्कृत प्राध्यापक की नियुक्ति की जाती है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वो लघु सिद्धांत कौमुदी आयुर्वेद के माध्यम से मेडिकल की डिग्री में जिन्होंने प्रवेश लिया है, उनको लघु सिद्धांत कौमुदी इतनी पढ़ा दे कि जिससे वो आयुर्वेद के सूत्रों को समझ सकें। वो फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें, कोई इशू नहीं है। तो ये बड़ी मतलब दिलचस्प बात है कि एक संस्कृत विषय का जानकार व्यक्ति
दूसरी जो कलाएं हैं उनमें भी उसकी आवश्यकता है, आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पद्धति में उसकी आवश्यकता पड़ती है। और दो बड़े सामान्य से मैं कह सकता हूँ, एक वहाँ पे ट्रेडिशनल फैकल्टी है जहाँ पे शास्त्रीय आचार्य जैसे विषयों की पढ़ाई होती है, वहाँ भी संस्कृत के प्राध्यापक हैं, और कला संकाय जिसमें हम लोग आर्ट्स फैकल्टी बोलते हैं, BA MA होता है आजकल, तो लैंग्वेज अपने आप में फैकल्टी बना दी गई है, तो एक वहाँ पे। तो ठीक वैसे ही ये काव्य शास्त्र पढ़ना आपके लिए क्यों आवश्यक है, ये मैं बता रहा हूं कि इसका फलक, इसका कैनवास कितना बड़ा है। आप इसको इससे बाहर निकल के सोचें कि ये मात्र संस्कृत में निबद्ध है और संस्कृत के विद्यार्थी इसको पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको दूसरे विद्यार्थी पढ़ते हैं। मुझे याद है कि अभी हाल में ही सर ने मुलाकात कराई थी, सर के यहाँ जब आयोजन हुआ था श्रीमद् भागवत कथा का, मुझे नाम थोड़ा अभी स्मरण नहीं हो रहा है, वो संस्कृत के अध्यापक भी हैं किसी विद्यालय में, और बड़ा अच्छी उन्होंने प्रस्तुति दी थी। खैर, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्यों आपके लिए आवश्यक है जो दूसरे क्षेत्रों के लिए। मैं अगली स्लाइड की ओर चलता हूँ। रमणीक जी की मैं भी चर्चा कर रहा था आपसे। सबसे पहले हम भरत मुनि की आपसे बात करें। भरत मुनि की ख्याति नाट्य शास्त्र। जी भैया जी, उपस्थित है। नमस्ते। उपस्थित हैं? जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मुझे वो प्रसंग याद आ गया तो आप भी याद आ गए, बस मैं वही चर्चा कर रहा था। जी, तो सबसे पहले भरत मुनि की बात की जाती है। तो भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र लिखा, वो, जी कुछ आप कहना चाहते हैं? संभवतः वो अनम्यूट हो गए होंगे, कोई नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा था जी कि जो संगीत विभाग में संगीत शास्त्र विभाग है, उसके अंतर्गत एक संस्कृत प्राध्यापक का पद निकलता था, जिसको आदरणीय प्रेमलता शर्मा जी ने उसको प्रतिष्ठित किया था। वो पद उन्होंने ही ले आई थी, वो ही ले आई थी। संगीत शास्त्री थी और संस्कृत शास्त्री थी। तो उस चीज को बाद में वर्तमान में अनुपयुक्त कह करके अस्थायी तौर पे उसको बंद कर दिया गया है। उसकी वैकेंसी भी आई थी, इंटरव्यू भी हुए थे, लेकिन उसको अस्थायी तौर पे उसकी अनुपयुक्तता दिखाते हुए कि अभी उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, बंद कर दिया, क्योंकि अब उन लोगों का अपना कुछ सिद्धांत बन गया नया लगता है इस बार। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी को ऐड करने के लिए। तो म्यूजिक में अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे, परफॉर्मिंग आर्ट्स में अभी है कि आप जो है जी वही परफॉर्मिंग आर्ट में ही संगीत शास्त्र विभाग है। अच्छा, उसी के अंतर्गत एक संस्कृत आचार्य की नियुक्ति होती थी जो संस्कृत नाट्यविद हो, जो साहित्य शास्त्री हो, तो उसके लिए होता था वह पोस्ट, लेकिन उसे अस्थायी तौर पे समाप्त कर दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे इन विधाओं के माध्यम से, अभी इंदिरा गांधी कला केंद्र में इसकी पोस्ट है, कई अन्य जगह हैं जो प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि संस्कृति विरासत से जुड़े हुए, वहां पे इसका उपयोग किया जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था आपसे आचार्य भरत मुनि की। तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं और काव्य शास्त्रीय परंपरा की सबसे प्राचीन आचार्य हैं, जिनसे ये मार्ग आगे की ओर बढ़ता है। इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम नाट्यशास्त्र है, और इनके नाट्यशास्त्र के आधार पर ही नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। वेद का आशय है कि वो प्रमाणिक ग्रंथ जो दिशा निर्देश थे, जो न केवल लोकानुरंजन का कार्य करे, बल्कि शास्त्र सम्मत सिद्धांत के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करे। टोटल 36 अध्यायों में है, लगभग 5000 श्लोक हैं। ये पूरा विवरण इसमें दिया गया है। और नाटक की उत्पत्ति कैसे होती है, नाट्यशाला में क्या है, विभिन्न प्रकार के अभिनय कैसे हो, नाटक की संधियां क्या है, वृत्तियां क्या है, संगीत शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, ये सब इसके विषय हैं। और इसमें रस है, गुण, दोष, अलंकार, ये हमने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का वर्ण विषय क्या हो सकता है। तो उसको लेकर के रूपक क्या, उपरूपक क्या, इसकी चर्चा इन्होंने की है। रस सिद्धांत के बारे में आचार्य भरत मुनि ने अपना सिद्धांत दिया हुआ है। तो आप नाट्यशास्त्र के विषय में आपके पास बेसिक जानकारी होनी चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके कुछ मैं कहूँगा टॉपिक हैं जो स्पेसिफिक हैं कि आपको पढ़ने, जैसे रस सूत्र सिद्धांत हो गया, वो वहां पे किया। सामान्य से प्रश्न आते हैं, नाट्यशास्त्र किसकी कृति है, भरत मुनि की, कितने अध्याय हैं, सामान्य से प्रश्न आते हैं। आप इनको भी देख सकते हैं, पीपीटी आपको ग्रुप में प्रोवाइड करेगा। अगले आचार्य की ओर हम चलते हैं। तो अगले आचार्य हमारे भामा हैं। भामा जो है, इनका 6वीं शताब्दी पूर्वार्ध का इनका काल माना जाता है बलदेवोपाध्याय के अनुसार। ये कश्मीरी ब्राह्मण हुआ करते थे। इनका सर्वप्रथम भामा ने अलंकार को नाट्यशास्त्र की परतंत्रता से मुक्त करके स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया।
वस्तुतः जब आप काव्य शास्त्र की चर्चा करते हैं तो आप देखेंगे कुछ अलंकार शास्त्री होते हैं, कुछ रस सिद्धांत में बात करते हैं, कुछ ध्वनि में बात करते हैं, कुछ वक्रोक्ति में बात करते हैं। तो ये इस सिद्धांत की जब बात करेंगे तो इनको अलंकारिक माना जाता है, जो अलंकार को विशेषतया उसका दर्जा देते हैं। इनका ग्रंथ का नाम भी काव्य अलंकार है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अलंकार को क्यों इतनी प्रमुखता दी है। इसका अन्य नाम भामा अलंकार कहें या काव्य अलंकार कहें। इस ग्रंथ में 6 परिच्छेद हैं, करीब 400 श्लोक हैं। ये अलंकारवाद के समर्थक थे और वक्रोक्ति जो कि प्रत्यक्ष रूप से इनसे जुड़ा हुआ था, इसके बारे में भी है। मैं यह केवल बताना चाहता हूं कि आप यदि परीक्षात्मक दृष्टि से देखें तो साहित्य दर्पण में जो काव्य की परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा के माध्यम से यह बताया गया है कि जो काव्य की परिभाषा नवीनतम है वो श्रेष्ठ है। तो नवीनतम जब सिद्धांत की आप चर्चा करेंगे तो आपको यह बताना पड़ेगा कि पूर्व के आचार्यों ने क्या परिभाषा दी है, उसमें क्या कमी रह गई थी जिससे आपने उसमें नवीनता स्थापित की। यही सिद्धांत होता है। एक थ्योरी आती है, मेडिकल में है या अन्य किसी सिद्धांत से आप किसी विषय से जोड़ सकते हैं, या इकोनॉमी की कोई थ्योरी आप ले सकते हैं। नवीन शोध, नवीन डेफिनेशन उसको तभी किनारे कर सकती है जब आप उसमें कुछ दोष दिखाएं और अपने वाले को कुछ परिष्कृत करें। तो ये माना जाता है कि आपने जो है पूर्व के आचार्यों की विषय वस्तु को देखा। तो मैं ये बता रहा था कि जो साहित्य दर्पण ग्रंथ है आचार्य विश्वनाथ का, उन्होंने विभिन्न पूर्व के काव्याचार्यों की द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा को अपूर्ण ठहराया, दोषपूर्ण ठहराया। कुछ विशेषणात्मक जो शब्द थे उनको अनुचित पूर्ण बता करके कहा कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है, और उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। तो एक एक करके हम लोग यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि काव्य शास्त्री आचार्य क्या जो काव्य की परिभाषा है उसके उसमें जाकर के उसको खोजते। इसके बाद के आचार्य हैं जो दंडी हैं। दंडी ने काव्यादर्श नामक अपना काव्य शास्त्री ग्रंथ लिखा। इस स्लाइड में जो लिखा हुआ है कि रसकुमार चरितम अवंत सुंदरी कथा, ये काव्य है, लेकिन जो इनका काव्य शास्त्री ग्रंथ है वो काव्यादर्श है। तो ये काव्य शास्त्र विषयक है और इसमें बता भी दिया गया कि ये अन्य जो है वो काव्य हैं, गद्य काव्य हैं। इसमें टोटल परिच्छेद 3 बताए गए, श्लोकों की संख्या 660 है। काव्य के विभिन्न अंगों का अलंकार में ही अंतर्निहित समझना इनका मान्य सिद्धांत था कि आप अगर अलंकार शास्त्री हैं, अलंकार को प्रधानता देते हैं, तो उसमें ही अवान्तर जो अंग हैं काव्य के वो समाविष्ट हो जाएंगे। ये रस भाव आदि को भी इन्होंने रसवादी अलंकार माना जाता है। भामा के समान इन्होंने भी वैदर्भी और गौड़ी 2 काव्य के रूप मान लिए, जिसे आप रीति भी कहते हो, मार्ग भी इन्हें कहा जा सकता है, गौड़ मार्ग और विदर्भ मार्ग। लेकिन जब इसके बाद की हम आचार्य की ओर चलते हैं तो हमें उद्भट का नाम मिलता है। उद्भट कश्मीरी राजा जयपीठ के सभा पंडित हुआ करते थे। इनका समय 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। ये अलंकारवादी सिद्धांत से समर्थक आचार्य हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार सार संग्रह और कुमार संभव भामा। ये कुमार संभव कालिदास से इतर है, इस चीज को आप ध्यान में रखें। दंडी के समान ये भी रस भाव आदि को अलंकारों के अंतर्गत मानते थे। इन अलंकारों को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप देने का श्रेय इनके पास आता है। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत उपनागरिका आदि जो वृत्तियां मानी गई हैं, वो शैली जो मम्मट आदि ने आगे चल के अपने काव्य प्रकाश में विस्तृत रूप से बताई है, वो यहीं से इनके काव्य अलंकार सार संग्रह से आधार था उसका। इनके जो सिद्धांत थे वो अर्थभेद से शब्दभेद की कल्पना करते थे। श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ मानते हुए श्लेष के 2 प्रकार, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष की कल्पना, दोनों को अर्थांतरण में प्रवृत्त करते थे। अर्थ के 2 भेदों की कल्पना, विचारित सुस्त, अविचारित रमणीय, काव्य गुणों की संगठना का धर्म मानना। जो अलंकार थे, जब मैं आगे चल के रसवादी आचार्यों की बात करूंगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूलतः ये एक प्रश्न उठा कि जो काव्य है जिसपे इतना श्रम किया जा रहा है, जिसके प्रणयन पे इतनी ऊर्जा लगाई जा रही है, उसकी आत्मा क्या है, काव्य का जो मूल है वो क्या है, वो कौन सा प्रमुख बिंदु है जो एक काव्य में खोजा जाना चाहिए। जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग होते हैं उनको अवयव की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन शरीर की जो आत्मा है वो अलग होती है। जैसे सांख्य शास्त्र में कहा गया है कि जो प्रकृति है उसका उपभोग करने के लिए पुरुष की कल्पना होती है, ठीक वैसे ही काव्य शास्त्र में यही चिंतन रहा है
कि काव्य की आत्मा किसे माना जाए। क्या काव्य की आत्मा अलंकार को माना जाए? क्या काव्य की आत्मा रस को माना जाए? क्या काव्य की आत्मा ध्वनि को माना जाए? क्या काव्य की आत्मा वक्रोक्ति को माना जाए? तो ये एक इसमें इसको लेकर के हमारे यहाँ जो थिंकर्स हैं जो उसको अलग अलग सिद्धांत देते हैं, उसके आधार पे काव्य शास्त्र के मार्ग तय किए गए। जो रस को काव्य की आत्मा मानते हैं उनको रसवादी आचार्य कहा गया। जो ध्वनि पे मैं 1-2 मिनट बोलना चाहूंगा। ध्वनि वस्तुतः काव्य का मर्म है। ध्वनि को यदि मैं कहूं तो वह काव्य का मर्म है, जहां से आप व्यंग्य के रूप में अर्थ का अवबोध करते हैं। जैसे यदि मैं उदाहरण दूं आपके समक्ष, तो जब आप कुछ बोलते हैं, सामान्य वार्तालाप जैसे हम आप कर रहे हैं, तो यदि हम जो शब्द वृत्तियां हैं जिनसे अर्थावबोध होता है, उसमें सामान्य जब हम बात करते हैं तो उसे अभिधा कहा जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप इधर आइए, क्या आपने भोजन कर लिया है, सब अभिधा चल रहा है। तो काव्य में जब चर्चा की जाती है तो वहां पर अभिधा को बहुत ही उत्तम नहीं माना जाता। अभिधा माने सामान्य बातचीत। तो काव्य का उत्तम होना इस बात पर निर्भर करता है कि काव्य में व्यंजना कितनी है, या मैं कहूं काव्य में व्यंग की मात्रा कितनी है। तो जब शब्द शक्ति अभिधा है, दूसरी शब्द शक्ति लक्षणा है। लक्षणा में क्या होता है, जो बात कही जाती है अर्थ उससे जुड़ा हुआ कुछ और समझा जाता है। जैसे संस्कृत में बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है लक्षणा के प्रकरण का, कुंताः प्रविशन्ति। हिंदी में कहेंगे भाले आ रहे हैं। तो प्रश्न है कि भाई भाला स्वतंत्र रूप से नहीं आ सकता है, किसी ने आक्रमण किया है, तो भालाधारी पुरुष आ रहे हैं, ऐसा आक्षेप कर लिया जाता है। कुंताः प्रविशन्ति, कुंती युक्ताः पुरुषाः प्रविशन्ति। तो अपने आप को सुरक्षित करिए, भागिए। या दूसरी बात कही गई, लक्षणा के अंतर्भेद है। तो लक्षणा में ये बात बताई जाती है कि जो बात आप बोल रहे हैं उससे जुड़ा हुआ कोई अर्थ निकाला जाता है। जैसे किसी ने कहा गंगायाम घोषः, आपका घर कहाँ है? बोले बस एकदम गंगायाम, गंगा में सप्तमी विभक्ति, घोषा माने झोपड़ी। तो प्रश्न दिमाग में आता है कि भाई गंगा जो है वो तो जो जल की धारा है उसको गंगा कहा जाता है। गंगा कोई मूर्ति नहीं है, कोई पृथ्वी भाग नहीं माना जाता। जल राशि जहां प्रवाहित हो रही है उसी को गंगा कहा जाता है। तो वहां पर घर कैसे बनेगा? वहां तो आप झोपड़ी बना नहीं सकते हो, तकनीकी रूप से वो बह जाएगा सब। तो कहते हैं कि मुख्यार्थ का बाद हो जाए, जो बात अभिधा से आप कह रहे थे वो घटित ना हो, मुख्यार्थ का बाद हो जाए, उसके योग में लक्षणा की प्रतीति होती है। मुख्यार्थ वादे तद योगे रूढ़तो प्रयोजनात्, रूढ़ी के कारण या प्रयोजन के कारण लक्षणा होती है। तो जब उससे मिला जुला अर्थ निकाला जाए तो लक्षणा हो गई। जो बात कही गई वही समझी गई अभिधा, जो बात कही गई उससे जुड़ी हुई बात समझी गई लक्षणा। लेकिन जो बात कही गई उससे अलग ही बात समझी गई, ये व्यंग है, यही ध्वनि है। और ध्वनि की मात्रा जितनी अधिक हो, व्यंग की मात्रा जितनी अधिक हो, वही जो है ध्वनि काव्य कहा जाता है, वही उत्तम काव्य कहा जाता है। मध्यम काव्य जिसमें व्यंग थोड़ा सा दबा हुआ हो, और ध्वनि काव्य जिसमें व्यंग स्पष्ट हो, सब व्यंग की मात्रा भरपूर हो, और जिसमें व्यंग न हो, अर्थात जिसमें व्यंजना शक्ति का प्रयोग न हो। तो ग्रंथकार लिखते हैं अव्यंग्यम त्वरम स्मृतम। जो व्यंग से रहित काव्य है वो अवर काव्य है। अवर का मतलब है कि वो चित्र काव्य है, अर्थात वो अधम काव्य है। तो उत्तम काव्य किसे कहते हैं? जिसमें व्यंग की मात्रा पर्याप्त हो। जरा लोक में आ जाए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति से बात करता हूं, उनकी बातों में बड़ा व्यंग रहता है। एक दूसरा उदाहरण, कोई कहता है कि यार उनसे बात करने जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, मतलब मुझे रस की प्रतीति होती है। वो कौन सा रस है? अपने आप से प्रश्न करिए,
कि किसी की बात आपको रसीली लगती है, वो गा नहीं रहा है, वो मधुर नहीं है, उसमें गेयता नहीं है, वो गद्य में बात कर रहा है, लेकिन आप कहते हो उनकी बातों में बड़ा आनंद आ जाता है, वही रस है उनकी बातों में। वो कहते कुछ है, अर्थ कुछ होता है, यही व्यंग्य है, यही ध्वनि काव्य है, यही उत्तम काव्य। लोक में आप सामान्य बात करोगे तो अविधा है। इस बात के माध्यम से शायद आप समझ पा रहे होंगे कि काव्य में व्यंग का होना कितना आवश्यक है। मैं तो कह रहा हूं काव्य छोड़ो, जिंदगी में अगर व्यंग नहीं है, आप अगर नीरस प्राणी बन गए, तो ना अपने लिए उपादेय हैं आप, ना परिवार के लिए, ना समाज के लिए, राष्ट्र की तो बातें ही छोड़ दो। क्योंकि जिसके अंदर रस कम है, व्यंग की मात्रा नहीं है, वो नीरस व्यक्ति, वो खुद भी परेशान रहता है, लोगों को भी परेशान करता है। पुनः हम लोग अपने प्रसंग की ओर आते हैं और थोड़ा सा जल पी लें। तो व्यंग के आधार पे काव्य की कसौटी पे गढ़ा जाता है कि काव्य आपका उत्तम है कि नहीं है। अर्थात व्यंग का यदि हम एक उदाहरण दें आपको, जिसमें कहा कुछ जाए और समझा कुछ जाए, तभी काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विधेय हो पाता है। काव्य प्रयोजन की जब चर्चा की जाती है, आनंद जी मुस्कुरा रहे हैं, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विधेय शिवेतर क्षते सद्या पर निवृत्तये तो कांता सम्मत तयोपदेश युजे। जब वो व्यंग से भरा हुआ होगा, रस से परिपूर्ण होगा, तभी वो कांता सम्मत हो पाएगा, अन्यथा वो वेदवाणी की तरह होगा, इदम इत्थम सत्यम वद धर्मम चर, ऐसे आदेश की बातें जब की जाती है तो मानने में बड़ी कठिनाई होती है। लेकिन जब बड़े प्रेम से कोई बात आपसे कही जाए, कांता सम्मत शैली है। कांता का मतलब यहाँ पे भार्या से भी बढ़ के आप ले सकते हैं, अत्यंत जो प्रेम करने वाली है, और अपनी बात जब कहती है तो आप सहजता से मान लेते हैं, तो जाकर के वो आपको उत्तम काव्य की श्रेणी की ओर ले जाता है। जैसे मैं चाहूंगा कि आनंद जो है उत्तम काव्य का एक उदाहरण सुनाए। उत्तम काव्य वो श्रृंगार रस से भरपूर हो सकता है, उसमें व्यंग होगा, तभी वो उत्तम काव्य कहलाएगा। जी जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, वो काव्य प्रकाश का एक उदाहरण याद आ रहा है, जिसमें वो एक दूती जाती है, तो उसमें वो बोलते हैं कि उसकी दूसरी मतलब जो वो होती है, सहेली सखी होती है, वो बोलती है कि नहीं तुम उससे ऐसे आई हो वहां से कूप से वापी से स्नान करके नहीं आई हो। वो सर मुझे थोड़ा पूरा याद नहीं आ रहा है, स्नातुम गत्वा वापी ऐसे करके था। तो आप म्यूट हैं। मिथ्यावादिनी दूति बांधव जना सज्ञात पीरागमे वापी निहिसेच्युत चंदनम स्तनतटम निर्मृष्ट रागोधरो, ये है। ये अब ये जब आप बात बोलते हैं तो श्रृंगार आपके सामने स्पष्ट हो जाता है, जो रमणीक जी बोल रहे हैं। ऐसे तमाम उदाहरण सरसिज मन विद्यम शैलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति एवमिति बहुविध उदाहरणानि अत्र समुपस्थितानि उत्तम काव्य विषये। तो जो काव्य प्रकाशकार, बहुत बहुत धन्यवाद रमणीक जी, जो काव्य प्रकाशकार निश्चय सच्युत चंदन स्तन तटम निर्मष्ट रागो धरो, ये जो लिख रहे हैं, इसमें एक नायिका का वर्णन किया गया है कि उसके वक्षस्थल पे लगा हुआ चंदन का लेप अब नहीं है, उसके अधर पे लगा हुआ राग अब नहीं है, उसके अंजन पे लगा हुआ जो जो नेत्रों में लगा हुआ अंजन भी नहीं है, उसका शरीर बड़ा रोमांचित हो रहा है। लेकिन इस सब का जो हेतु है
उसके पीछे जो उक्ति है वो बड़ी बड़ी शॉर्ट में बात कही गई है। एक सखी है, वो दूसरी सखी को उलाहना दे रही है। वस्तुतः यहाँ जो उलाहना दे रही है वो अपनी सखी से ये कह रही है कि आप हमारे ही प्रेमी से मिलके आ रहे हैं, पति से मिलके आ रहे हैं। तो मिथ्यावादिनी दूती, तुम झूठ बोलने वाली हो, आपके बांधव जन हमें, हमारी पीड़ा को आप नहीं समझ रहे हैं। वापी स्नातु में तो गता, ऊपर जो पंक्तियों में बताया गया है कि आपके वक्षस्थल का चंदन का हट जाना, आपके नेत्रों के अंजन का हट जाना, अधर के राग का हट जाना, ये सब स्नान से हुआ। मतलब वो कितना मतलब सहज भाव से कह रही है कि आप तो स्नान करने गई थी इसलिए ऐसा हुआ है, आप उस अधम व्यक्ति के पास मिले नहीं। जब यहाँ गुरुजन पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि जो अधम शब्द है एकमात्र पद पूरी व्यंजना को स्पष्ट कर, अधम जो है वो अपने प्रेमी अथवा पति के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है, तो उस अधम व्यक्ति के पास नहीं है। तो अधम का पर्याय हो गया कि वो किसी से प्रेम करता है, उसके साथ छल भी कर सकता है, ये भी व्यंजना ध्वनित हो। तो जब कहा कुछ जाए, समझा बहुत कुछ जाए, वो व्यंग है। अन्य भी उदाहरण जैसे भी रमणीक जी ने दिए। तो बिना व्यंग के काव्य की कल्पना करना, बिना ध्वनि के काव्य की कल्पना करना ही व्यर्थ है। ध्वनिवादी आचार्यों का सिद्धांत है कि जो ध्वनि है वही काव्य की आत्मा है। मैं अपनी चर्चा को पुनः आगे बढ़ाता हूँ। साधुवाद आनंद जी। फिर उद्भट की चर्चा हम लोगों ने की कि ये कश्मीर में जो आचार्य हुए हैं उनके बाद के आचार्य की ओर जब हम चलते हैं तो वामन आते हैं। वामन जो है ये भी कश्मीरी राजा जयपीठ के सभा पंडित थे। इनका समय 800 ईस्वी के आसपास है, पूरा स्लाइड में लिखा हुआ है। ये काव्यालंकार सूत्रवृत्ति इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। सर का एक हमसे सर ने आदेश दिया था हमको कि जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हुए हैं उनके बारे में इनको बताना है कि लेखक कौन है। तो ये आप इसमें देखेंगे तो वामन का जो ग्रंथ है वो काव्यालंकार सूत्र वृत्ति है। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में ये पहला सूत्रबद्ध ग्रंथ मिलता है। सूत्रों की वृत्ति भी स्वयं वामन ने ही लिखी है। इस ग्रंथ में 5 अधिकरण हैं, प्रत्येक अधिकरणों में कुछ अध्याय हैं, हर एक अध्याय में कुछ सूत्र लिखे गए हैं। ग्रंथ के 5 अधिकरणों में अध्यायों की संख्या 12 है और सूत्रों की संख्या करीब 319 बताई जाती है। ये रीतिवादी आचार्य थे, ये कहते थे रीतिरात्मा काव्यस्य, काव्य की आत्मा जो है वो रीति है। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ सकता है कि रीति क्या है, तो रीति को आप स्टाइल कह सकते हैं। इंग्लिश पोइट में स्टाइल बोला जाता है। किस प्रकार से वो काव्य के गुम्फन की तरीका, इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। इनके मतानुसार गुण रीति के आश्रित है, मतलब जो गुण हैं, जो काव्य के गुण हैं वो रीति के अधीन रहते हैं। गुण काव्य के नित्य अंग हैं और अलंकार अनित्य अंग है। काव्य में गुण का होना, माधुर्य योनि प्रसाद गुण जो हैं इनका होना आवश्यक है, नित्य होना आवश्यक है, जबकि अलंकार अनित्य हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग व्यंग की चर्चा कर रहे थे, उत्तम काव्य के उदाहरणों को पढ़ रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलंकार शून्य भी काव्य हो सकता है, आचार्यों का मानना है। लेकिन व्यंग शून्य काव्य अच्छा नहीं माना जाएगा। अलंकार ना हो तो चलेगा, लेकिन उसमें अगर रस नहीं है, उसमें ध्वनि नहीं है, तो फिर वो काव्य नहीं। इसलिए उत्तम काव्य के लिए रस और ध्वनि का होना आवश्यक है। अलंकार ना हो तो भी चलेगा। केवल अलंकार हो, रस ना हो, तो फिर वो उत्तम काव्य नहीं है, वो अधम काव्य ही माना जाएगा। जैसे कि मैं रमणीक जी से आग्रह करूंगा कि वो एक बार स्वच्छंदोच्छल का पाठ करें ताकि सब लोग उससे अवगत हो सके। जी रमणीक जी। चित्र काव्य के संदर्भ में यह श्लोक आया है जो आचार्य मम्मट ने जो तीसरा भेद बताया काव्य का, अवर काव्य, उसमें चित्रमिति गुणालंकार युक्तम, इस संदर्भ में यह आया है। स्वच्छ आवाज आपकी शायद कट गई है, मेरे पास तो नहीं आ रही। क्या अन्य लोगों को आवाज आ रही है? नहीं सर। स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ कुहरा छाते तरामुच्छटा। रमणीक जी आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आप म्यूट हैं या नेटवर्क इशू है। मूर्छन मोह महर्ष हर्ष
शायद सुकृति जी कोई और है जो जो जी अवर सर। काव्य है उसका उदाहरण प्रस्तुत करें। जी सर। जी। स्वच्छन्दोच्छलदच्छ कच्छ कुहरत् छाते तराम्बुच्छटाम् मूर्छन्मोहमहर्षि हर्षविहित स्नानान् हि काह्नाय वः विद्या दुर्दुरारदर्दुरदरी दीर्घादरिद्रद्धुम द्रोहोद्रेकमहोर्मि मे दुर्मदा मंदाकिनी मंदताम। बहुत बढ़िया, मंदाकिनी मंदता, बहुत बहुत साधुवाद सुकृति जी, आपने सुमधुर ध्वनि से अवर काव्य का पाठ किया कि वो जो जल की धारा है, नदी जो मंदाकिनी बह रही है, वो हम लोगों का पावन करें, लेकिन उसका वर्णन कितना अलंकारिक शैली में किया गया, पूरी अनुप्रास की छटा है उसमें। लेकिन जब आप उसमें व्यंग खोजते हैं तो व्यंग उसमें कहीं नहीं है। जैसे परस्पर वार्ता की जाती है, ऐसे ही वार्ता है, अलंकारों की भरमार है। तो इसे तृतीय श्रेणी का जो अवर काव्य है, जिसे चित्र काव्य भी कहा जाता है। चित्र काव्य मतलब जहां अलंकारों की बहुत छटा हो, जिसको पढ़ करके पाठक चकाचौंध हो जाए, चित्र उपस्थित हो जाए, वो चित्र काव्य होता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे नायिका के विषय में कहा जाता है कि एक नायिका है, उसमें लावण्य नहीं है और वो बहुत ज्यादा अलंकार पहन ले। अलंकार की परिभाषा ही है अलंकरोति इति अलंकार। हम जो काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व हैं, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, तो काव्य की शोभा जो आधारी तत्व है वो अलंकार है। लेकिन एक नायिका हो, सुंदरता के नाम पे कुछ ना हो, केवल आभूषण लटकाए हो, तो शायद उतनी सुंदरता नहीं लगती है, क्योंकि अलंकारों का प्रयोग भी बड़ी सीमित मात्रा में शोभा को बढ़ाने वाला हो सकता है। अगर उनकी अतिशयता कर दी जाए, उनका आधिक्य कर दिया जाए और व्यंग ना हो, नायिका की दृष्टि से लावण्य ना हो, सुंदर स्वरूप ना हो, तो वो अलंकार भी शोभा बढ़ाने का कार्य फिर नहीं कर पाएंगे। तो जब हम चित्रकाव्य की बात करते हैं तो अलंकार की छटा वहां बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन हम वहां पे रस और ध्वनि को मात्रात्मक रूप में नहीं पाते हैं, तो हम उसको अवर काव्य की श्रेणी में रखते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे जो है, जो हमारे दूसरे आचार्य हैं, उसके पाठ का वाचन मैंने किया, वो मतलब सुनाई दिया था, क्षमा चाहेंगे, जो मतलब श्लोक वाचन किया, शायद सुनाई दिया या नहीं, मतलब नेटवर्क इश्यूज तो नहीं था, आवाज नहीं आ रही थी। नहीं सुनाई दिया, शायद किसी को नहीं सुनाई दिया, आप प्रारंभ में बोले फिर आवाज चली। हाँ, वो शायद नेटवर्क है। पुनः पढ़ दें एक बार। स्वच्छंदोच्छलदच्छ कच्छ कुहरत छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहित स्नानान् कान्हाय वः विद्यादुद्यदुदार दर्दुर्दरी दीर्घा दरिद्रद्रुम द्रोहोद्रेक महोर्मि मेदुर्मदा मंदाकिनी मंदता। सर म्यूट है आपका। बहुत सुंदर प्रस्तुति। तो कैसे मंदाकिनी हमारा मंगल कर रही हैं, चारों तरफ पूरी स्क्रीन येलो हो रही है, हम देख पा रहे हैं। तो हम लोग इसके बाद चर्चा कर रहे थे, जो आचार्य वामन हुए हैं उन्होंने रीति को ही काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया है, और गुण और अलंकार का परस्पर भेद, गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देना, वैदर्भी गौड़ी पांचाली रीतियों की कल्पना, वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा मानना, समस्त अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच मानना, ये इनके प्रमुख सिद्धांत हुआ करते थे। आप इसको पीपीटी के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद के जो आचार्य हैं वो है रुद्रक, ये भी कश्मीरी आचार्य हैं। नवम शती का आरंभ का इनका काल है। इनका ग्रंथ है काव्यालंकार। इसमें 16 अध्याय हैं, कुल 734 पद हैं। रुद्रक अलंकारवादी युग के आचार्य हैं, किंतु भरत के उपरांत रस का व्यवस्थित स्वतंत्र निरूपण इनके ग्रंथ में मिलता है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, भारत लिखा है, इसको आप भरत समझें। इसके बाद में नायक नायिका का भेद उन्होंने विस्तृत रूप से यहाँ वर्णन किया है। ये अलंकारवादी आचार्य, किंतु अलंकार की अपेक्षा रस की प्रति इनका झुकाव अधिक है। जो रस के प्रति अनुकूलता आप देखेंगे आचार्यों में यहाँ मिलती है। भरत मुनि ने रस पे ज्यादा महत्व दिया, रस को, फिर वो आगे रुद्रक ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। अगले आचार्य जब हमें मिलते हैं आनंदवर्धन, जो हम लोग अभी ध्वनि की चर्चा कर रहे थे, ये ध्वनिवादी आचार्य हैं। ये ध्वनि को ही काव्य की आत्मा मानते हैं।
ये भी नवम शताब्दी के मध्य का इनका समय है। कश्मीर के राजा अवंती वर्मा ये सभा पंडित हुआ करते थे। इन्होंने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की और ध्वन्यालोक नाम का एक प्रसिद्ध हमारे ग्रंथ लिखा, जिसमें 4 उद्योग हैं तथा 117 कारिकाएं या सूत्रों की व्याख्या की गई है। काव्य शास्त्रीय आचार्यों में आनंदवर्धन एक युगांतरकारी आचार्य हैं। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना, यद्यपि इन्होंने रस को ध्वनि का ही भेद माना, पर रस ध्वनि के प्रति अन्य ध्वनियों की अपेक्षा ज्यादा आदर प्रकट किया है। ये कहते जो भी ध्वनियां हैं उसमें रस ध्वनि ही मुख्य है और वही किसी भी कवि का उद्देश्य होना चाहिए कि उसकी स्थापना हो सके। अग्रिम आचार्य हैं अभिनव गुप्त हैं। कई बार नवीन जो काव्याचार्य हैं उनको अभिनव गुप्त उपाधि भी दी जाती है, क्योंकि अभिनव गुप्त का जो काव्य सिद्धांत था वो 10वीं शताब्दी के अंत का है और 11वीं शताब्दी के आरंभ का है। काव्यशास्त्र के साथ इन्होंने दर्शन पे भी बहुत काम किया। कल या पिछले सप्ताह की क्लास में मैं देख रहा था कि जिक्र किया था किसी आचार्य ने, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, आप ही के सेशन में, कि जो कश्मीरी जो आचार्य हैं या कश्मीरी जो शैव दर्शन है वो हमें, या प्रतिभिज्ञा दर्शन है वो इन्हीं के यहाँ मिलता है। तो इनकी काव्यशास्त्र के साथ साथ दर्शन शास्त्र पर भी इनका समान अधिकार था। यही कारण है कि काव्य शास्त्रीय विवेचन को आप अपना उच्च स्तर पर ले गए। और ध्वन्यालोक की जो लोचन टीका है और नाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नामक टीकाएं जो आपके द्वारा इनका योगदान था, इन टीकाओं में गंभीर और स्वस्थ विवेचन मार्मिक व्याख्यान के कारण स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इनका महत्व प्रतिपादित किया जाता है। ये अन्यान्य टीका प्रटीका लिखने के साथ साथ जो दूसरी विधा के हमारे शास्त्र हैं उन पे भी आप सिद्धहस्त थे, आप इस विवेचन को देख सकते हैं। इसके बाद में धनंजय और धनिक की चर्चा की जाती है। दोनों भाई हैं, 10वीं शताब्दी के अंत के ही हैं और धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य हुए। दशरूपक नाम के ग्रंथ की रचना की और धनिक ने उन पर अवलोक नाम की टीका लिखी जो विद्वतापूर्ण सार गर्भित है। दशरूपक नाट्यशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। इसमें 4 प्रकाश हैं, लगभग 300 कारिकाएं हैं। रस निष्पत्ति के विषय में ये व्यंजनावाद की बात करते हैं। रस सिद्धांत पर एक स्वतंत्र किसी दिन जो है चर्चा होनी चाहिए कि रस सिद्धांत जो रस सूत्र दिया गया था, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, निष्पत्ति शब्द को लेकर के अन्य जो सिद्धांत दिए गए हैं वो चर्चा का विषय। आगे कुंतक आते हैं। ये भी कश्मीर के आचार्य हैं। इन्होंने वक्रोक्ति संप्रदाय रखा और वक्रोक्ति काव्य जीवितम ये इनका ग्रंथ भी था, सिद्धांत भी था। ये कहते हैं कि बिना वक्रोक्ति के तो काव्य कुछ है ही नहीं। तो जब आप इसकी पड़ताल करेंगे तो आपको मिलेगा कि ये केवल अलंकार मात्र नहीं है, कहीं ना कहीं ये ध्वनि से साम्य रखता है, जिसको ये वक्रोक्ति कहते हैं, व्यंग्य कहते हैं। आगे महिम भट्ट आते हैं। ये कश्मीर के निवासी हैं और 11वीं शताब्दी के प्रारंभिक समय का इनका काल है। व्यक्ति विवेक की इन्होंने रचना की है, जिसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति अर्थात व्यंजना का विवेक। तो आप देखेंगे कि बार बार व्यंग्य या व्यंजना की चर्चा की जाती है। महिम भट्ट ने ध्वनि मत के खंडन के लिए व्यक्ति विवेक की रचना की। इसमें 3 विमर्श हैं, अध्याय ही विमर्श कहे गए हैं। महिम भट्ट अनुमानवादी आचार्य थे और इन्होंने अनुमानवाद का अनुसरण ये ग्रंथ कश्मीर की गद्य शैली में लिखित होने के कारण थोड़ा सा कठिन लोग मानते हैं। अगले जो आचार्य हैं वो क्षेमेंद्र हैं। ये भी कश्मीरी आचार्य हैं, 11वीं शताब्दी उत्तरार्ध के हैं। इन्होंने औचित्य की चर्चा की। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आप। और इन्होंने अभिनव गुप्त के द्वारा जो है इसको आगे बढ़ाया कि औचित्य विचार चर्चा सुब्रत तिलक कवि कंठाभरण में औचित्य विचार चर्चा जो इनका ग्रंथ है वो न केवल सिद्धांत को व्यवस्थापित करता है, बल्कि ये औचित्य के आधार पर सभी जो काव्य के अंग हैं उनके स्वरूप को बताते हैं, उनके स्वभाव को बताते हैं। यदि मैं बात करूं, प्रसिद्ध उदाहरण आपको मिलता है जब आप मेघदूतम की चर्चा करते हैं। उसमें पंक्ति है कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात प्रमत्ता। तो कांता पद का यहाँ औचित्य है। वो छंद नहीं बिगड़ेगा अगर आप भार्या शब्द लिखेंगे तो भी। कश्चित भार्या विरह गुरुड़ा अगर आप लिखेंगे तो भी बंदा क्रांता छंद बना रहेगा। लेकिन कांता शब्द को लिखने का जो औचित्य है वो आपको वहां पर समझना पड़ता है कि प्रत्येक शब्द का औचित्य होता है, अलंकार का औचित्य है और उस हिसाब से उसको वहां पे प्रयोग किया जाता है। इस क्लास जो ये वर्कशॉप चल रही है, जो व्याख्यान आप सुन रहे हैं, इसका पाठ्यक्रम जब बनाया गया तो इसमें औचित्य निर्धारित किया गया कि संस्कृत प्रवीणता पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय होने चाहिए, ये थोड़ा ध्यान में रखा गया था। अगले आचार्य मम्मट हैं। इनके विषय में तो आप सब खूब पढ़ते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है काव्य प्रकाश, 10 उल्लास में विभक्त है और संपूर्ण काव्यांगों में चर्चित है।
अगले आचार की यदि मैं चर्चा करूं, ये मठ के बारे में ही लिखा गया था। इसके बाद रुइयक आते हैं, आप कश्मीर के निवासी हैं, 12वीं शताब्दी के मध्य में इनका समय है। अलंकार सर्वस्वम इनकी रचना है और व्यक्ति विवेक पर भी टीका लिखी है और ये अनुमानवाद को अमान्य मानते हैं। और अलंकार सर्वस्वम के आधार पर इन्होंने अन्य जो अलंकार शास्त्री हुए हैं जिन्होंने अलंकार का प्रणयन किया है, प्रणयन किया, अपने ग्रंथों में लिखा है, उसके स्वरूप के विषय के लेकर इन्होंने अपनी दृष्टि दी। और हम लोग अंतिम आचार्य की बात करते हैं तो जगन्नाथ की बात करते हैं। मैं अपने बात को पुनः दोहराना चाहूंगा कि अभिनव काव्य शास्त्री जगन्नाथ की परंपरा के बाद के, जिनका मैंने प्रारंभ में नाम लिया था, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, इन लोगों ने जो काम किया है या अन्य आचार्य जो कर रहे हैं वो अभिनव काव्य शास्त्री के उसमें रखे जाते हैं। और जो ये भरत मुनि से परंपरा प्रारंभ हुई थी, ये जगन्नाथ पे आकर के, आचार्य जो जगन्नाथ हुए पे आके पूरी हो जाती है। जगन्नाथ जो है जो यवन काल था दिल्ली के, वहां शाहजहां के दरबार में रहे, पंडित राजकीय ने वहां से उपाधि मिली। रस गंगाधर इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। यद्यपि इन्होंने पीयूष लहरी, गंगा लहरी, अन्य भी काव्य ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है वो इनका रस गंगाधर है, जिसमें इन्होंने उत्तम, मध्यम, उत्तमोत्तम इस प्रकार से काव्य के भेद किए। ये ध्वनिवादी आचार्य हैं, लेकिन रस के बारे में भी, रस को भी प्रमुखतया से अपने ग्रंथ में विवेचित करते हैं। और इस प्रकार से इन्होंने अपने ग्रंथ के माध्यम से जो एक भरत मुनि की परंपरा थी उसको परिपक्व रूप प्रदान किया और यहाँ तक आकर के हमारी जो काव्य शास्त्रीय आचार्यों की परंपरा है वो पूर्ण हो जाती है। आप सबने समय दिया, जो संस्कृत भाषा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, संस्कृत की कविताओं को, श्लोकों को, मैं तो कहूंगा कि अमरुक शतकम के मुक्तक को या अनित शतकम के श्लोकों को पढ़ना चाहते हैं, तो जब आप उनके बारे में कुछ गति रखते हैं तो आपके जहन में एक प्रश्न आता है, इन कविता को लिखा कैसे गया, इनके मानक नियम क्या हैं। तो आपको काव्यशास्त्र की ओर देखना पड़ता है, जहाँ इतनी विशाल समृद्ध परंपरा हमें प्राप्त होती है। आपने बड़े धैर्य पूर्वक, बड़े मनोयोग से हमें सुना। मैं आप सबके प्रति अपना बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम की संपूर्णता के लिए सर से निवेदन करती हूँ कि आज की कक्षा के लिए हमारे मुख्य वक्ता जो थे उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए